प्यारे मित्रों, आज से मैं आपको हिंदी भाषा का साहित्य जो है वो पढ़ाऊँगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था क्या है, आधुनिक आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, सब कुछ बताऊँगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक आपका हिंदी भाषा से रिलेटेड है। हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था या इसको स्वर्णिम व्यवस्था भी कहते हैं, और ये आपकी हर परीक्षा में काम आएगा। ख़ास तौर पे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ज़्यादातर ये काम आता है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की स्वर्णिम व्यवस्था। हिंदी भाषा में कुल 59 ध्वनियाँ स्वीकार की गई हैं। इस दृष्टि से हिंदी दुनिया की सर्वाधिक समृद्ध भाषाओं में से एक है। विश्व की सभी भाषाओं में प्रचलित प्रायः सभी ध्वनियाँ इसमें विद्यमान हैं। इन ध्वनियों को मूल रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। स्वर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। हिंदी भाषा में 12 स्वर हैं जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मूल स्वर, अर्थात वे स्वर जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता। ये संख्या में 4 हैं: अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर अर्थात एक ही मूल स्वर के 2 बार जुड़ने से बनने वाले स्वर, ये भी संख्या में 4 हैं: आ, उ, ई, री। संयुक्त स्वर अर्थात वे दीर्घ स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हों, ये भी संख्या में 4 हैं: ए, ओ, ऐ, औ। तो स्वर के 3 वर्गों में बांटा गया है स्वर को: मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अगला व्यंजन है। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि अर्थात स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते। हिंदी में कुल 45 व्यंजन हैं जिनका कई आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे अवरोध के आधार पर व्यंजन के भेद। तो इस आधार पर व्यंजनों के 3 भेद माने जाते हैं। पहला अंतस्थ, दूसरा ऊष्म तथा स्पर्श। अंतस्थ व्यंजन ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है। इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। ऐसे व्यंजन 4 हैं: य, र, ल, व। य और व में यह प्रवृत्ति अधिक है। इस विशेष योग्यता कारण इन दोनों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगला आपका है व्यंजन का अगला भेद जो है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में विशेष रूप से श्वास का घर्षण होता है। वस्तुतः जीभ तथा होठों के निकट आने के कारण इनके उच्चारण में वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। वह इसी से संघर्ष अथवा घर्षण होता है। ये संख्या में 4 हैं: तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। अगला है स्पर्श व्यंजन। ये वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जीभ या निचला होठ उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु को रोकता है। इन व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों में 5-5 की संख्या में बांटा गया है: क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ऊपर दिए गए 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किए गए हैं, किंतु विकास की प्रक्रिया में 8 और व्यंजन भी हिंदी में स्वीकृत किए गए हैं। इनकी श्रुति स्रोतों के साथ इस प्रकार है, जिससे मराठी में ल, फारसी से क, ख, ग, ज़, फ नुक्ते के साथ, अपभ्रंश से ड, ढ। इन 41 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन स्वीकृत हैं: संयुक्त क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इस प्रकार कुल 45 व्यंजन हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो कंठ है, तो कंठ में है क, ख, ग, घ, अंग और ह। और विसर्ग
तालव्य में है च छ ज झ इय य तालव्य श। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ न ड ढ र श। दंत में है त थ द ध न ल स। ओष्ठ में है प फ ब भ म व। तो ये उच्चारण के स्थान आधार पर जो है व्यंजनों का व्याकरण है। तो कंठ से क वर्ग की अधिक जो ध्वनियाँ होती हैं या व्यंजन होते हैं बोले जाते हैं। वहीं तालव्य में आपके तालव्य से जो उच्चारण होते हैं उसमें च वर्ग के व्यंजन आते हैं, और मूर्धन्य से जो उच्चारण होते हैं उसमें ट वर्ग के व्यंजन आते हैं, और जो दंत अर्थात दांतों से जिनका उच्चारण होता है वो त वर्ग में आते हैं, और होष्ठ अर्थात होठों से जिनका उच्चारण होता है वो प वर्ग में आते हैं। व्यंजन के अन्य वर्गीकरण। व्यंजनों को कुछ और आधारों पर भी वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे 3 वर्गीकरण प्रमुख हैं। पहला है अल्प प्राण व महाप्राण व्यंजन, दूसरा है अघोष और सघोष व्यंजन, तीसरा है संयुक्त व्यंजन। तो हम जानेंगे अल्प प्राण तथा महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजनों का अंतर उच्चारण में खर्च होने वाले श्वास की मात्रा पर आधारित है। अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनमें ऊर्जा, श्वास या वायु की मात्रा कम खर्च होती है, जबकि महाप्राण व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनमें ज़्यादा ऊर्जा, श्वास या वायु खर्च होती है। एक सामान्य नियम यह भी है कि प्रायः अल्प प्राण ध्वनियों में ह जोड़ दिए जाएँ तो वे महाप्राण बन जाती हैं। जैसे क में अगर ह जोड़ दिया जाए तो ख बन जाती हैं, ग में अगर ह जोड़ दिया जाए तो घ बन जाती हैं। हिंदी के वर्गीय व्यंजनों में पहले, तीसरे और 5वें व्यंजन अल्प प्राण होते हैं तथा दूसरे और चौथे व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो आप लोगों ने समझा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अल्प प्राण जो व्यंजन होता है वह व्यंजन का पहला, जैसे क हो गया आपका अल्प प्राण तो ख आपका हो जाएगा महाप्राण, ग हो जाएगा आपका अल्प प्राण तो घ हो जाएगा आपका महाप्राण। ऐसे करके आपको निकालना होगा अल्प प्राण और महाप्राण, वरना ये याद करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा पहला हुआ कौन सा तीसरा हुआ। तो आप ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी तरीका ठीक है। और ये नीचे जो दिया गया है कि पहले, तीसरे और 5वें व्यंजन क्या होते हैं अल्प प्राण, और दूसरे और चौथे व्यंजन क्या होते हैं महाप्राण। तो पहला जैसे क हो गया तो क आपका हो गया अल्प प्राण, ख हो गया तो ख आपका महाप्राण, ग हो गया तो एक एक व्यंजन छोड़कर आप देखेंगे तो अल्प महाप्राण ऐसे आ रहा है। तो पहले अल्प प्राण शुरू होगा क से और ख हो जाएगा अल्प महाप्राण। वैसे ही च वर्ग में भी है, च आपका हो गया अल्प प्राण, ख हो गया महाप्राण, च के बाद छ आपका महाप्राण हो गया, ज हो गया अल्प प्राण, झ हो गया आपका महाप्राण, है ना। ऐसे करके आगे बढ़ते हम लोग। अघोष और सघोष व्यंजन का मूल अंतर यह है कि सघोष व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्री के अधिक कंपन के कारण आवाज़ काफ़ी भारी होती है, जबकि अघोष व्यंजन में स्वर तंत्री के कम कंपन के कारण आवाज़ अधिक भारी नहीं होती। हिंदी व्यंजन माला में वर्गीय व्यंजनों में पहले 2 व्यंजन अघोष और अंतिम 3 सघोष होते हैं। इसका मतलब समझा आपने। कहने का मतलब ये है कि जो क वर्ग है आपका 5 व्यंजन है, उसमें पहला और दूसरा व्यंजन जो है आपका वो आपका क्या होगा अघोष होगा, और तीसरा, चौथा, 5वां जो होगा वो सघोष होगा। यानी क और ख जो है पहले 2 जो व्यंजन हैं वो आपके अघोष में आएंगे, और तीसरे, चौथे, 5वें जो आएंगे वो सघोष में। ठीक है ना। जैसे क ख हो गया आपका अघोष, और उसके बाद जो बचे ग घ अंग आपका हो गया सघोष। ठीक है। इस तरह से आपका च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य वर्ग में भी निकाल सकते हैं आप। अगला है संयुक्त व्यंजन। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से निर्मित होने वाले व्यंजनों का भी एक वर्ग है जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त श, त्र, ज्ञ तथा श्र। इनकी निर्मिति इस प्रकार है, अर्थात ये इस प्रकार बने हैं जैसे क्ष क और तालब मूर्धन्य श से मिलकर बना है, वहीं ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना है, त्र जो है त और र से मिलकर बना है, श्र जो है तालव्य श और र से मिलकर बना है। आगे है अयोगवा ध्वनियाँ। ये वे ध्वनियाँ हैं जो स्वर हैं, ना तो स्वर हैं ना तो व्यंजन हैं। ये स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, और व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये स्वरों के बाद आती हैं, उनसे पहले नहीं आती।
ऐसी 3 ध्वनियाँ हैं। पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक है और तीसरा है विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? तो अनुस्वार एक नासिक की ध्वनि है। अनुस्वार का अर्थ है अनुजोड़ स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। अर्थात जो नासिक की ध्वनियाँ स्वर के उच्चारण के बाद आती हैं, जैसे गंगा, तो गंगा में आपका स्वर के बाद जो है आपका अनुस्वार का उच्चारण हुआ। अनुस्वार के रूप में वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ में नियम यह है कि अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का ही 5वां व्यंजन होगा। उदाहरण के लिए गंगा, तो गंगा तो आप देख रहे हैं, तो अनुस्वार जो है अंगा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो कहने का ये अर्थ हुआ कि आपके जो समूह है व्यंजनों का, ऐसे क का समूह जो है 5वां जो आपका पंचम वर्ण है वही अनुस्वार होगा। तो क ख ग घ इय, इय आप देख रहे हैं तो वो अनुस्वार का काम करेगा, ठीक है ना। क ख ग घ अंगा, सॉरी क ख ग घ अंगा जो है वो अनुस्वार काम करेगा। च छ ज झ इय, इय जो है अनुस्वार काम करेगा। ट ठ ड ढ अड़, तो जो हम लोग कहते हैं ट वर्गीय ण, वो भी आपको अनुस्वार काम करेगा। वैसे त थ द ध न, न भी जो है जो बिंदु के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं, वो भी अनुस्वार का काम करेगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर खंभा, तो खंभा में आप देख रहे हैं बिंदु लगा है म, तो ये प वर्ग का आपका अनुस्वार हो गया, प फ ब भ म, देख रहे हैं आप। तो खंभा जो है ऊपर बिंदु लगा अनुस्वार लगा है, अर्थात वो म है। गंदा, तो त थ द ध न, आप देख रहे हैं त वर्ग का आ गया आपका। उस तरीके से गंजा आपको हो गया, तो इय आ गया गंजा, ठीक है। अनुनासिक वह नासिक ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती हैं। इसके संकेत के रूप में अ, आ के साथ चंद्र बिंदु तथा ए व ओ की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे बाँस। तो आप देख रहे हैं बाँस के ऊपर जो लगा हुआ है वो अनुनासिक है, और जोंक में जो लगा है वो भी अनुनासिक है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहाँ अ और आ आएगा वहाँ चंद्र बिंदु लगेगा, और जहाँ पर मात्राएं ए और ओ होंगी वहाँ पर आपका बिंदु लगेगा, लेकिन वो अनुनासिक रहेगा, वो अनुस्वार नहीं होगा, ठीक है ना। अनुस्वार वहीं होगा जहाँ पर केवल पाई खड़ी होगी और पाई के ऊपर कोई मात्रा नहीं होगी, तो वहाँ अगर बिंदु लगा है तो वह अनुस्वार होगा। और अगर ए और ओ की मात्रा लगी हुई है और उसमें बिंदु लगता है तो वह अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। और अ आ के साथ जो अगर कोई भी आपका चंद्र बिंदु लगता है तो वह भी अनुनासिक कहलाता है। विसर्ग यह वह ध्वनि है जो कुछ तत्सम शब्दों के स्वर के बाद ह रूप में उच्चारित होती रहती है। तत्सम अर्थात ऐसे शब्द जिनका संस्कृत में प्रयोग होता है और हुबहू हिंदी में प्रयोग हो, उसे उन्हीं शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुख, छह, प्रायः, अतः, तो ये सारे तत्सम शब्द हैं। और आपका जो देख रहे हैं विसर्ग का जो चिन्ह है उसका उच्चारण क्या होता है, ह होता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की गणना एक ध्वनि के रूप में ही की जाती है। तो अनुस्वार और अनुस्वार ध्वनियाँ जो हैं उनकी गिनती जो है ध्वनि के रूप में की जाती है। इस प्रकार अयोगवाह ध्वनियाँ 2 ही बचती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 12 स्वर हैं, 45 व्यंजन हैं और 2 आपकी क्या हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। ये सभी ध्वनियाँ मिलकर 59 हो जाती हैं।